मुझको जहाँ तक लगता है बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा तो कठिन लगता ही है। कठिन तो है, इंटरेस्टिंग भी है चैप्टर। चैप्टर वाकई में कठिन नहीं है। मैं अगर कहूँ जिन लोगों को ये चैप्टर कठिन लगता है या जिनको बिल्कुल नहीं आता है ये चैप्टर, वो एक क्वेश्चन खोल के बैठे हैं। क्वेश्चन भी अगर बोर्ड में पहले आया हुआ है वो क्वेश्चन लेके बैठे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन जो खोलेंगे सब लोगों के क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं इस एक वीडियो से ही कि जिसने भी क्वेश्चंस खोले हैं अभी सॉल्व करवा दूंगा। सिर्फ मेरी आपको बातें सुननी है और वीडियो को पूरा देखना है। और यकीन मानना, आप जिनको आता है ये कैश फ्लो, उनसे सॉल्व तो हो जाता है क्योंकि आंसर खुद गिवन है उस क्वेश्चन में। सॉल्व कैसे नहीं होगा? आदमी कहीं ना कहीं से जोड़ घटा के उसे निकाल देता है। टाइम भी लगता है और कहीं ना कहीं गलती भी होती है। हो जाती है गलती, छूट जाता है कुछ ना कुछ। क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, टाइम बहुत लगता है उस अप्रोच में। नहीं, मुझे पता है आप कौन सी अप्रोच यूज करते हैं। मेरी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैश फ्लो का है, आपको पता याद है, और वो होना भी चाहिए, वो याद है। आप क्या करते हैं, आप उधर फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको चाहिए, वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटाते हैं ना, ये याद करते हैं आप। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बताऊंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है। यह आ जाता है तो हम इसमें कुछ ऐड करते हैं और कुछ लेस करते हैं। क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, मतलब इन दोनों में से एक चीज सच है। सच का मतलब वो सच है, बढ़ रही है तो आप भी ऐड में डाल दो, घट रही है तो आप भी लेस में डाल दो, वो सच है ना। लेकिन याद कैसे रहे क्या सच है क्या झूठ है? अगर अभी मैं आपको बता दूं कि करंट असेट्स वो चीज है जो बढ़ने से बढ़ेगी और घटे तो घटा दो, या मैं आपको कहूं करंट लाइबिलिटीज वो चीज है जो बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, आप भूल जाएंगे। खास तौर से जब आप पेपर में बैठेंगे ना, वहां पर आप मेरी बात याद रखेंगे, वहां आपको मेरी बात याद आएगी कि वहां जाते ही जब आपको ये करना पड़ेगा ना, ऐड और लेस, तब आप याद करेंगे, अरे वो क्या था, करंट असेट्स थी जो बढ़ती थी बढ़ने से, या करंट लाइबिलिटी थी जो बढ़ती थी बढ़ने से। इसके लिए एक इलाज है ना, याद तो हर चीज रहेगी, बस उसको याद रखने के लिए कनेक्शन होता है। कनेक्शन के लिए आपको मेरी एक बात याद रखनी पड़ेगी। मेरी बात से आपको वो चीज याद रहेगी कि जीना सच होता है या मरना सच होता है। तो कहा जाए तो मरना सच है भाई, जीना जो है सच नहीं है। अगर जीना सच होता तो हर इंसान अमर होता। मौत सच है, हर किसी की आएगी, आज नहीं कल आएगी। तो जैसे मौत सच है, ऐसे ही कहा जाए संपत्ति सच है या दायित्व सच है? नहीं, संपत्ति सच नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जीना सच नहीं, ऐसे ही संपत्ति सच नहीं, दायित्व सच है। हमें अपने एक एक दायित्व को चुकाना ही पड़ता है, अपनी एक एक करनी को भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए करंट असेट्स असेट्स सच नहीं है, दायित्व सच है। इसका मतलब करंट लाइबिलिटी वो चीज है जिसका बढ़ना जोड़ा जाएगा, जिसका बढ़ना जोड़ा जाएगा। और करंट लाइबिलिटी अगर घट गई तो घटाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करंट असेट्स जो हैं वो सच नहीं है, अगर वो बढ़ती हैं तो घटा दो,
और अगर वो घटती हैं तो बढ़ा दो। ठीक है, इतनी बात के आगे जब हम इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम पा लेते हैं तो हमें उसमें से टैक्स पेड घटाना पड़ता है। टैक्स पेड जब घटा लेते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट एक्टिविटी आ गई। ठीक है, अब बात आती है दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम करते क्या हैं, हम नहीं, आप क्या करते हैं, आप फॉर्मेट में आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, बैलेंस शीट में झांकने गए, ढूंढ के लिखा, सॉल्व करके लिखा, उसके बाद आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं तो आप उनको ढूंढने जाते हैं बैलेंस शीट में, पूरी बैलेंस शीट ऊपर से नीचे झांकते हैं, तब जाके वो मिलता है। फिर आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स चाहिए, फिर झांकने जाते हैं, लिखते हैं। ऐसे ही पूरे हर क्वेश्चन में आप 36 बार बैलेंस शीट झांक रहे हैं, बहुत टाइम लगता है। मेरी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, मेरी अप्रोच से सॉल्व करें। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें सीधे, आपका क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के एंड में हो जाएगा। हर किसी ने अलग अलग क्वेश्चन खोला होगा। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में टॉप पे शेयर कैपिटल दी होगी, शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी साइड है, ध्यान रखना, एक मेरी बात ध्यान रखना, लाइबिलिटी साइड जो है वो फाइनेंस है और जो असेट्स साइड है वो इन्वेस्टमेंट साइड है, ध्यान रखना। फाइनेंस का मतलब पैसा जुटाना होता है और वो लाइबिलिटी होती है, जुटाया हुआ पैसा एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड हमारी फाइनेंस साइड होती है। ठीक है, अच्छा, हम ये बैलेंस शीट की अभी लाइबिलिटीज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज जितनी भी हैं वो सारी क्या है, फाइनेंस है, वो फाइनेंस। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो चाहिए ना, वही ये दिख रही है, हम इसी को पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंस कहाँ तक फाइनेंस है, लाइबिलिटी साइड कहाँ तक फाइनेंस है, करंट लाइबिलिटीज को छोड़ देंगे, करंट लाइबिलिटीज को ना देखें, करंट लाइबिलिटीज से ऊपर जितना है पूरा फाइनेंस है। ऐसे ही असेट्स साइड में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट साइड है वो पूरी, कहाँ तक, करंट असेट्स को छोड़ देंगे, यानी करंट असेट्स के ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट साइड है। तो अभी हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, लाइबिलिटीज पढ़ रहे हैं, यानी अभी फाइनेंस साइड पढ़ रहा हूँ। इसको देखिए मैं कैसे पढ़ूंगा, टॉप से स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज जो जो चाहिए वो मुझे, मैं उसको वर्किंग नोट्स बनाऊंगा। अभी आपको बताऊंगा कितने वर्किंग नोट्स बनाने हैं। आंसर सॉल्व करने से पहले मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग आप पहले कुछ वर्किंग नोट्स बनाएंगे, सारे वर्किंग नोट्स तैयार हो जाएंगे। वो कैसे तैयार होंगे वर्किंग नोट्स, बैलेंस शीट सिर्फ एक बार देखूंगा मैं, एक बार टॉप से लेकर बॉटम तक बैलेंस शीट में पूरी 1 बाय 1 देखते चला जाऊंगा, उनको डालते चला जाऊंगा अपने वर्किंग नोट्स में। जैसे ही मैं लास्ट बैलेंस शीट के एंड पे पहुंचूंगा, मेरा क्वेश्चन के सारे वर्किंग नोट्स रेडी हो चुके होंगे, इसका मतलब मेरा आंसर आ चुका होगा। तो कुछ वर्किंग नोट्स कौन कौन से बनने हैं उनको लिखिए, थोड़ा थोड़ा स्पेस हर वर्किंग नोट के लिए छोड़ देना, कॉपी पेन खोल के बैठिए। पहला वर्किंग नोट हमें चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है, उससे हम बिफोर टैक्स निकालना होता है, वो वर्किंग नोट पहला। ध्यान रहे उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 4 चीजें जोड़नी होती है और एक घटानी होती है। क्यों जोड़ते हैं वो सारी चीजें, हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, सपोज कीजिए 1 लाख हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एक एग्जांपल के लिए बात को समझने के लिए, उस नेट प्रॉफिट में सारा मैं ही थोड़ी खाऊंगा, सारे खर्चे सारे निपट गए हैं, ठीक है, बाहर के। अब जो नेट प्रॉफिट आया है वो सारा मेरा नहीं है, उससे मैं क्या करता हूं, उससे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता हूं, सबसे पहली चीज।
मान लो मैंने 20,000 डिविडेंड दे दिया, 20,000 मैं रिजर्व में डाल देता हूँ, ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 20,000, 30,000 टैक्स पड़ गया, तो वो टैक्स भी चला गया, अब बचा क्या मेरे पास, वो 30,000 ही तो बचा। वो 30,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लेकिन चाहिए मुझे क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे ऊपर वाला। ऊपर वाले से मैं घटा घटा के यहाँ पहुंचाऊं, तो यहाँ से वहां कैसे पहुंचूंगा, इन सबको जोड़ दो। क्या क्या है वो चीजें, ऊपर मेरे पास 1,00,000 था, उसमें से मैंने कुछ डिविडेंड पे कर दिया। डिविडेंड दो टाइप से दिया हो सकता है, एक या तो इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक तरीका तो क्वेश्चन में देने का होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको इंटरिम डिविडेंड कुछ भी अमाउंट होगी वो दी होगी, प्रपोज्ड डिविडेंड कह के दिया होगा कोई भी अमाउंट, दोनों नामों में से कोई भी आपके क्वेश्चन में है तो वो वहाँ ऐड कर लीजिए। उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो कोई भी चीज़ है, इंटरिम डिविडेंड है तो, प्रपोज्ड डिविडेंड है तो, दोनों है तो वहाँ डाल दीजिए। दूसरा, नीचे नज़र डालिए जरा अपनी करंट लाइबिलिटीज में, कहीं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कोई वर्किंग नोट है, उस वर्किंग नोट में नीचे देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड तो नहीं दिया है। प्रपोज्ड डिविडेंड पिछले साल का और अगले साल का, देखिए किसी का भी ईयर है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले टॉप में सबसे पहले देखना जो ईयर गिवन होंगे, एक पहले है फिर दूसरा है, करंट ईयर पहले है या प्रीवियस ईयर पहले है। यानी मान के चलो 2023-24 का है ना, तो एक 23 है, 2023 है, एक 2024 है। अगर 2023 फिर 24 है तो सीधा दे रखा है आपको। अगर 2024 पहले है और 23 बाद में है तो ईयर्स उल्टे हैं, आप अपने दिमाग को सीधा करिएगा, उसे उल्टा उल्टा देखना है, ठीक है, हर चीज में। तो अब पहली चीज हमने क्या देखनी है, वो जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ना नीचे, उसमें 23 में कितना है और 24 में कितना है। तो 23 जो है ओपनिंग बैलेंस है, 24 वाला क्लोजिंग बैलेंस है। ध्यान रखिएगा जो ओपनिंग बैलेंस वाला है पिछले साल वाला, वो इस साल डिविडेंड पेड है, इस साल उसको डिविडेंड को पे करेंगे। पिछला जो ओपनिंग है 23 वाला, उसको डिविडेंड पेड समझेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज जो इस साल का है क्लोजिंग बैलेंस, वो प्रोविजन है एक तरीके से इस बार का, ठीक है, तो वो जो इस साल का होगा उसको ऊपर जोड़ देंगे, वो प्रोविजन है समझ लीजिए, उस डिविडेंड का प्रोविजन। और ये जो पेड है, ये जो 23 वाला था, ये डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन कैश एक्सपेंस है, ध्यान रखना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो, उनमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर है तो उसमें कैश एक्सपेंस भी हो सकता है वो, या नॉन कैश एक्सपेंस भी हो सकता है। मतलब उसमें पता चल जाएगा आपको कि पेमेंट हो रही है या रिसिप्ट हो रही है या नहीं। अगर पेमेंट हो रही है तो कैश एक्सपेंस है, अगर पेमेंट नहीं हो रही है तो वो नॉन कैश है। और नॉन कैश को ना बस एक ही जगह जहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने लिखवाया है वर्किंग नोट, वहाँ ही पे सिर्फ एक जगह उसको डालना है, नॉन कैश को। और जो कैश है उसको ध्यान रखना, वो यहाँ नॉन ऑपरेटिंग में तो जुड़ेंगे ही, हमें नॉन ऑपरेटिंग सब जोड़ने हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यहाँ तक जहाँ तक मैं ऑपरेटिंग सॉल्व करूँगा वहाँ तक एक्सपेंसेस हमेशा जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, इनकम्स हमेशा घटेंगी ही घटेंगी। सिर्फ एक लास्ट में टैक्स पेड माइनस होता है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे जो हम करते हैं वो पिछले साल का इस साल पे करते हैं, तो पिछले साल का है इसलिए घटा दिया जाएगा। ऐसे ही डिविडेंड पेड का है, डिविडेंड पेड है वो जरूर पिछले साल का है, वो यहाँ जोड़ोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमेशा। कई बार मैंने देखा है क्वेश्चंस में उसको ऊपर ही जोड़ दिया जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स निकालते समय, वो केवल तब जोड़ा जाता है, उसकी भी एक कंडीशन है। अगर प्रपोज्ड डिविडेंड आपको यहाँ दे रखा है, नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो आप सिंपली जो इस साल वाला है उसको ऊपर जोड़ देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, और जो पिछले साल वाला है उसको डिविडेंड पेड कह के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो कर देंगे। और चूंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए इसको नीचे कहीं माइनस नहीं करेंगे। इसका मतलब जितने भी कैश एक्सपेंस आप यहाँ जोड़ेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं और वो कैश हैं अगर, तो उसे नीचे कहीं ना कहीं घटना जरूर है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में घटे चाहे वो फाइनेंसिंग में घटे। कहाँ घटेगा वो भी बताऊंगा, सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको ऊपर घटाया जाता है, क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सपेंस जोड़ा जाता है, कोई भी इनकम घटाई जाती है। तो अगर वो कैश इनकम होगी तो यहाँ तो घटाई जाएगी, लेकिन नीचे कहीं पक्का जोड़ी भी जाएगी। बात समझ आ रही होगी। अगर एक्सपेंस है कैश तो वहां जोड़ रहे हो, नीचे कहीं घटाओ। ऐसे ही इनकम है कैश, तो यहाँ घटा रहे हो, नीचे कहीं जोड़ो भी उसे, ठीक है? तभी तो टोटल कैश आएगा। कैश फ्लो बन रहा है, इसलिए कैश के लिए ही ऐसा करते हैं, नॉन कैश को नहीं करते हैं। नॉन कैश को बस वहीं डाल के छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपनी आप शेयर कैपिटल में चेक करिए, पिछले साल कितना है और इस साल कितना है। दो इसमें काम हो सकते हैं, या तो बढ़ गई होगी या घट गई होगी। अगर बढ़ गई है तो पक्का इशू हो गए हैं शेयर्स। भाई पिछले साल 2 लाख के थे, इस साल 2.5 लाख के हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? मतलब हमने 50,000 का इस साल और इशू कर दिया है, इसलिए 2.5 हो गए हैं। तो 50,000 का इशू हो गया, तो वो जो 50 बढ़ गया है, पैसा आया होगा हमारे पास। तो कैसी एक्टिविटी है? मैंने बताया लाइबिलिटी चल रही है, अभी टॉप में हम लाइबिलिटी के फाइनेंस है। तो जहां मैंने वर्किंग नोट में आपको एक वर्किंग नोट फाइनेंस एक्टिविटी कह के लिखवाया है, उस वर्किंग नोट में आप लिख दीजिए। क्या लिखना है वहां? पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आने को कहते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। नीचे वर्किंग नोट में हो सकता है दोनों शेयर्स भी। इक्विटी शेयर्स अगर बढ़ रहे हैं तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा करना है, और जितने बढ़ गए उतना उतना वहां डाल देंगे। और ये प्लस है, इनफ्लो है, ये आउटफ्लो नहीं है। पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, इतना ध्यान रखना है इसमें कि कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है। अब मैंने इनको तो चढ़ा लिया, अब इन पर जो है ना इक्विटी शेयर्स पे देखिए, इक्विटी छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कोई चीज स्किप नहीं करनी है। इक्विटी शेयर्स को हमने इंक्रीज है तो इशू कह के लिख लिया। अगर डिक्रीज हो रहा है, पिछले साल 2 थे, इस साल 1.5 लाख हो गए हैं, घट गया है, इसका मतलब पक्का मैंने रिडीम कर दिए हैं। रिडीम करने का मतलब मैंने पेमेंट कर दी है उनको, ठीक है? तो पेमेंट कर दी है तो हम क्या लिखते हैं, वहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके लिखें पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर इक्विटी है तो प्रेफरेंस, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर प्रेफरेंस है। इक्विटी शेयर्स को बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कह लेते हैं। चलिए, इंक्रीज डिक्रीज हमने ऐसे करके वहां चढ़ा देना है। अब यहीं पे सोचना है बिना छोड़े कि इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करिए डिविडेंड के, वही जो मैंने बताए कि डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसका कुछ है, इंटरिम डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड है, वहां डालिए टॉप में।
और डिविडेंड पेड है तो यहाँ डालिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और डिविडेंड पेड एक कैश एक्सपेंस है तो नीचे कहीं घटेगा। बताइए कहाँ घटेगा, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंस में? भाई हम पढ़ी फाइनेंस एक्टिविटी रहे हैं, फाइनेंस एक्टिविटी में जहाँ अभी आपने इनका इशू और रिडम्पशन डाला है वहीं पे डालिए डिविडेंड पेड। और ध्यान रहे ये माइनस होगा, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स पे कुछ ना कुछ रेट दिया होता है उसके मुंह पे, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो उन पे भी डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर इशू हुआ है तो कब हुआ है, या तो उसकी डेट दी होगी नीचे या उसकी ब्याज दी होगी नीचे कि डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इतना 8,000, तो तुम्हें ब्याज दे दी है, अब डेट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ब्याज नहीं दी है तो तुम्हें डेट से मतलब है। तो नीचे देखिए डेट दी है या नहीं दी है। अगर दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ब्याज निकालिए। पिछले साल 2 थे, इस साल 1.5 हो गए हैं। बोले 50 रिडीम हुए हैं, तो ये कब रिडीम हुए हैं डेट देखो। अगर 1 अप्रैल 23 को रिडीम हुए हैं तो 50 तो आपने शुरू में ही दे दिया, अब उस 50 पे ब्याज नहीं दोगे तो पूरे 1.5 पे ब्याज दोगे, 1.5 पे। ऐसे ही अगर आपको डेट नहीं दी है तो आप उसे एंड पे ही मानेंगे हमेशा। 31 मार्च 24 को आपने रिडीम किए हैं, उस कंडीशन में आप पूरे 2 लाख की ब्याज देंगे। बात समझ आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा पलट के देखिए। इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपको वर्किंग नोट का कोई नंबर दिया है, देखिए 1 2 3 करके, अगर दिया है तो नीचे चेक करिए। उसमें आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखी हो सकती हैं, या पब्लिक डिपॉजिट लिखा हो सकता है, या डिबेंचर्स लिखे हो सकते हैं, या इतने % लोन लिखा हो सकता है। कुछ % लोन, कुछ % डिबेंचर्स वहाँ लिखे हो सकते हैं। उन सबको चेक करिए, उनमें से 1 या 2 जरूर दिए होंगे। उसको देखिए वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आपने पैसा और ले रखा है। फाइनेंस का मतलब पैसा जुटाना है, लाइबिलिटी चल रही है यानी हम पैसा जुटा रहे हैं अभी। अगर बढ़ रहा है तो पैसा जुट रहा है, अगर घट रहा है तो हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, साफ सीधी बात। तो अब देखिए आपके नॉन करेंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। अगर इंक्रीज हो रही हैं तो आपने पैसा जुटाया है, प्लस हो रहा है, फ्लो अंदर हो रहा है। अगर घट रही हैं तो वो आउटफ्लो हो रहा है, माइनस हो रहा है। और आप वहीं जाके इसको लिखिए, अगर डिबेंचर्स, बैंक लोन या कोई भी नॉन करेंट लाइबिलिटी, पब्लिक डिपॉजिट, इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है। फाइनेंस है, पैसा जुटाना, बढ़ता है तो पैसा जुटता है, आता है, इनफ्लो है। तो अगर बढ़ रही हैं तो उनको वहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग ही तो है, लाइबिलिटीज हैं ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वहाँ जाके लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स, या जो कुछ भी हो, प्लस में ही लिखेंगे यानी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर माइनस हो रहे हो अगर माइनस हो रहे हो तो हम वहाँ क्या लिखेंगे? अगर डिबेंचर्स हैं तो लिखेंगे पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और अगर डिबेंचर्स के अलावा बैंक लोन जैसी कोई आइटम है तो हम लिखते हैं रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और माइनस में करेंगे, पैसा जा रहा है, रीपेमेंट रिडम्पशन से माइनस हो रहा है तो पैसा जा रहा है। ठीक है, अमाउंट लिखते समय उसे प्लस है तो ऐसे ही लिखो, अगर माइनस है तो उसे ब्रैकेट में डाल लो, बस। पेमेंट है तो माइनस है,
अगर आ रहा है तो ऐसे ही रहने देना बिना ब्रैकेट के। हो गया काम इसका। अब बात आती है इनके इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट पे भी आइए। इसके इंटरेस्ट के लिए ये अगर बढ़ा है तो कब बढ़ा है, घटा है तो कब घटा है। नीचे देखिए इंटरेस्ट या तो गिवन होगी कि इतना 8,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या 8,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो दी है तो तुम्हें फिर डेट से मतलब नहीं है, कब घटा है कब बढ़ा है, तुमने घटा था घटा दिया, बढ़ा था बढ़ा दिया। अब आपको चाहिए ब्याज, तो ब्याज आप कैसे निकालेंगे। अगर डायरेक्ट दे रखी है तो सीधे इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इंटरेस्ट पेड, वहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जहाँ लिखवाए हैं अभी वर्किंग नोट में, वहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक साथ डालते रहना जितने आते जाएं यहाँ क्वेश्चन से। ठीक है। अब हम देखिए बैलेंस शीट को एक बार स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, और कोई भी चीज छोड़ के नहीं चलेंगे। एंड तक जैसे ही पहुंचेंगे यकीन मानिए आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब आप इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, दिया है तो, और नहीं दिया है तो डेट जरूर दी होगी। डेट भी नहीं दी होगी तो आप उसे हमेशा एंड में समझेंगे कि लास्ट में, इसी साल लास्ट में ही दिया है, क्योंकि अगर पहले दिया होता तो बता दिया होता। ठीक है। ठीक। अब आ जाइए, इसके बाद है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में देखिए वर्किंग नोट करके तो नहीं दे रखा है, नहीं तो जितनी भी दे रखी हैं, चाहे यहीं दे रखी हैं चाहे वर्किंग नोट में कहीं दे रखी हैं, वो आप ढूंढ लीजिए क्वेश्चन में। तो करंट लाइबिलिटीज में एक करंट लाइबिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको यूज ना करें, वो कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बाकी जितने हैं उनमें भी प्रोविजन को छोड़ देंगे। प्रोविजन सारे हम अलग इस्तेमाल करते हैं, अभी बताऊंगा कहाँ। प्रोविजन छोड़ देंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड भी अगर वहाँ हो तो उसे छोड़ दें, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम कर चुके हैं। ओपनिंग को पे कर दिया है, क्लोजिंग को ऊपर डाल दिया है प्रपोज्ड डिविडेंड कह के। बाकी जो बची उन करंट लाइबिलिटीज का हम क्या करेंगे, उनको देखिए। करंट लाइबिलिटीज मैंने बताया सच होती हैं, बढ़ रही हैं। देखिए तो ऐड वाला मैंने वर्किंग नोट में एक ऐड लिखवाया है, एक लेस लिखवाया है। ऐड वाला जो है वहां पर ऐड वाले सब वहां डालने हैं, लेस वाले सब वहां डालने हैं। यहां से हम उठा के आंसर अपना बना लेंगे, सारे हमारे वर्किंग नोट बन जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा और छूटेगा भी कुछ नहीं, आंसर भी आएगा, टाइम भी कम लगेगा। अब आप क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज को देखा, जो बढ़ रही हैं उनको ऐड में डालिए, जो घट रही हैं उनको लेस में डालिए। ऐसे ही तुरंत हाथों हाथ जब इन काम को कर रहे हैं तो करंट असेट्स की तरफ भी एक बार सारी नजर डाल लीजिए। वहां पे भी करंट असेट्स अगर बढ़ रही हैं तो लेस में डालिए, अगर घट रही हैं तो ऐड में डालिए, क्योंकि असेट्स झूठ होती हैं। इतना काम अगर आप कर लेंगे तो आधा क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व हो गया है। वापस हम करंट लाइबिलिटीज तक पहुंचे थे, इतना कर लिया। उसके बाद अच्छा, करंट असेट्स सारी नहीं इंक्रीज डिक्रीज देखनी है, कुछ को छोड़ देना है। करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ऐसी कुछ कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ देंगे, बाकी जिनका भी है इंक्रीज और डिक्रीज उसको आप यहाँ यूज करेंगे। करेक्ट। इसके बाद वापस पहुंचिए, करंट लाइबिलिटीज तक हम पहुंचे थे। अब आ जाती हैं असेट्स, और असेट्स में पहली असेट्स फिक्स्ड असेट्स दी होगी, टेंजिबल भी दी हो सकती है, इनटेंजिबल भी दी हो सकती है। गौर से सुनिएगा, जो टेंजिबल हैं उनका एक्यूमुलेटेड डेप माइनस करके भी दिया हो सकता है यहाँ, या एक्यूमुलेटेड डेप आपको वहां भी दिया हो सकता है करंट लाइबिलिटीज में, एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप कह के। एक्यूमुलेटेड डेप और प्रोविजन फॉर डेप दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, नाम अलग अलग है। एक्यूमुलेटेड डेप कह के यहाँ माइनस भी हो सकता है असेट्स में से,
या करंट लाइबिलिटीज में भी दिया हो सकता है, उसका भी इंक्रीज डिक्रीज वहाँ नहीं इस्तेमाल करना है, उसका भी इस्तेमाल अलग है। अगर यहाँ माइनस करके दिया है, ज़्यादातर यहाँ माइनस करके ही दिया होता है, तो आपको क्या करना है, 2 अकाउंट बनाइए लेजर अकाउंट, एक फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेट का अकाउंट। ध्यान रहे फिक्स्ड असेट्स डेबिट होती हैं उनकी बीडी, तो सीडी क्रेडिट। इस खाते में आप बीडी डेबिट और सीडी क्रेडिट, जो भी अमाउंट 23 की है बीडी है, बीडी में डालिए, जो भी 24 की है सीडी है, सीडी में डालिए। बीडी हमेशा खाते के टॉप में होती है, सीडी हमेशा खाते के बॉटम में होती है। फिर ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेट में आइए, उसकी बीडी क्रेडिट साइड होती है क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है, इसीलिए यहाँ माइनस भी हुआ होता है। उसकी बीडी क्रेडिट में, जो भी 23 की है वहां डालिए और सीडी को डालिए डेबिट में। इतना काम अगर कर लिया आपने, अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में झांकिए नीचे, फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। फिक्स्ड असेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक होती है। बोले कोई मशीन है 50,000 रुपए की, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप लगा, ध्यान रखिए एक्यूमुलेटेड डेप अगर दिया होगा नाम, प्रोविजन फॉर डेप कह के अगर दिया होगा, तो वो उसी मशीन पर है जो बिक रही है। 50,000 की मशीन थी, 10,000 उस पे एक्यूमुलेटेड डेप हुआ, मशीन रह गई 40,000 की, वो बेच दी मैंने 10,000 में, 30,000 का लॉस हो गया। ये तीनों चीजें फिक्स्ड असेट्स के खाते में डालिए। फिक्स्ड असेट्स के खाते की बीडी डेबिट होती है, तो वो बढ़ता भी डेबिट साइड ही है, यानी फिक्स्ड असेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट साइड बढ़ेंगी और घटेंगी तो क्रेडिट साइड घटेंगी। ध्यान रखना, किसी खाते का बढ़ना घटना उसके बीडी से पता चलता है। किसी खाते की बीडी डेबिट है तो वो बढ़ेगा उसी साइड, घटेगा अपोजिट साइड। अगर किसी खाते की बीडी क्रेडिट साइड है, वो बढ़ेगी क्रेडिट साइड, घटेगी अपोजिट साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ज्यादातर अकाउंट्स पढ़ने वाले नहीं जानते हैं ये रूल। तो 50,000 की मशीन हमने 30,000 की बेच दी, तो देखिए बेचेंगे मशीन तो घटेगी, क्रेडिट साइड डालेंगे। 30,000 तो डालिए, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैंक। कैश का फ्लो है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बना रहे हैं। कौन सी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, असेट्स, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तुरंत इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके वहां लिखिए प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 30,000, जो भी अमाउंट है डालिए अपनी। फिर सोचिए डेप्रिसिएशन, जो एक्यूमुलेटेड डेप है 10,000 रुपए का, उससे भी तो मशीन का खाता घटेगा, वहीं डालिए बाय एक्यूमुलेटेड डेप कह के ही डालना उसको, वो एक्यूमुलेटेड डेप है वहीं डालेंगे। और वहाँ एक्यूमुलेटेड डेप लिख रहे हैं, इसका मतलब ये एक्यूमुलेटेड डेप के खाते में भी डेबिट साइड में डालिए, यही 10,000, वो 10,000 वहाँ है तो यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप के खाते में भी आएगा। रीजन, क्योंकि वो इसी मशीन पर है, बिकने वाली मशीन पर जो डेप होता है वही एक्यूमुलेटेड डेप होता है। नहीं तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक डेप और दिया होगा, उसे एक्यूमुलेटेड डेप बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो कैसे दिया होगा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज इतना, वो डेप्रिसिएशन असली डेप्रिसिएशन है। वो कहाँ आएगा, वो एक्यूमुलेटेड डेप के खाते में क्रेडिट साइड आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप का खाता बढ़ेगा उससे, एक्यूमुलेटेड डेप की बीडी क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड ही एक्यूमुलेटेड डेप का खाता बढ़ेगा, तो और एक्यूमुलेटेड डेप का खाता डेप्रिसिएशन से बढ़ेगा, बढ़ा देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप किसी काम का नहीं है। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप एक खाते से दूसरे खाते में जाएगा, बस वो इसी काम का है। जाएगा केवल बाय बैंक, बाय पीएल लॉस ऑन सेल
2PL गेन ऑन सेल। एक्यूमुलेटेड डेब्ट कहीं नहीं जाएगा, वो दूसरे खाते में क्रेडिट से डेबिट साइड जाएगा, बस उसको कैश फ्लो में यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, वो यहाँ से यहाँ तब जाएगा जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा। डेप्रिसिएशन दिया है तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट काम का नहीं है, यहाँ से जो जाएगा वो वहाँ जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। उस खाते में इस खाते का नाम, इस खाते में उस खाते का नाम, यानी मशीन अकाउंट में आप एक्यूमुलेटेड डेब्ट लिखेंगे और एक्यूमुलेटेड डेब्ट के खाते में आप टू मशीन लिखेंगे। दोनों खातों को बैलेंसिंग करेंगे। किसी का डेबिट साइड बैलेंस आएगा, मान लीजिए मशीन का क्रेडिट साइड तो सेल हो गई, अब उसका बैलेंस डेबिट साइड ही आएगा। वो जो भी आएगा उसको आप टू बैंक लिखेंगे। इसका मतलब होता है टू बैंक पैसा जा रहा है और किस एक्टिविटी में जा रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है, तो पक्का मैंने मशीन में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, यानी मशीन खरीद ली है, तो लिखें वहाँ जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, उतनी अमाउंट जो बैलेंस आया है इस खाते का। अब आ जाइए एक्यूमुलेटेड डेब्ट के खाते में। इसमें या तो आपको एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे दिया क्वेश्चन में, कहा 50,000 की मशीन 10,000 एक्यूमुलेटेड डेब्ट है, इतने की बेच दी, तो आपको वहाँ एक्यूमुलेटेड डेब्ट डाला, वहाँ से यहाँ डाला, तो पक्का आपको ये वाला डेब्ट नहीं दिया होगा जो डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर में कह रहा था एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, तब वो नहीं दिया होगा अगर ये एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया होगा। और अगर ये दिया होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो वहाँ डेब्ट नहीं बताया होगा, कि सीधे ये कहेगा 50,000 की मशीन 30,000 में बेच दी और बच्चा वहाँ गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पहले यहाँ देखिए नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वहाँ इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, तो वो एक्यूमुलेटेड डेब्ट की क्रेडिट साइड वाला है, वहाँ डालिए और वहाँ से एक्यूमुलेटेड डेब्ट निकालिए, उसको वहाँ पहुँचाइए क्रेडिट साइड मशीन अकाउंट के, और फिर वहाँ से गणित लगाइए कि मेरी मशीन 50 की थी, इतना एक्यूमुलेटेड डेब्ट आ गया, रह गई इतने की, बेची इतने में। लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड डालेंगे, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड डालेंगे। प्रॉफिट होने से मशीन का खाता बढ़ता है। समझ आ गई होगी बात आपको। ये दोनों खाते मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन खातों में बहुत गलती होती है बच्चों से। बहुत अच्छे से 4 बार सुनना, पलट पलट के, आपसे गलती नहीं होगी। और फिक्स्ड असेट्स के बाद इंटेंजिबल असेट्स में एक देखिएगा गुडविल, इसका भी खास ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि गुडविल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, दोनों अलग अलग चीज़ है। जो तो गुडविल इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब परचेज ऑफ गुडविल है। परचेज ऑफ गुडविल को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पेमेंट करके दिखाएंगे, वहाँ पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुडविल। ठीक, अगर घट रही होगी गुडविल तो घटने का मतलब होता है गुडविल में अगर डिक्रीज होता है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं, वही गुडविल रिटर्न ऑफ है। तो अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन एक ही चीज़ है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स है तो वो डेप्रिसिएशन है। अगर लॉस इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स सच एज गुडविल, इट इज अमोर्टाइजेशन। इसी को हम गुडविल रिटर्न ऑफ भी कहते हैं। हो सकता है अलग से नीचे एडजस्टमेंट में दे दे गुडविल रिटर्न ऑफ इतनी, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसे वहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जोड़ेंगे। और नॉन ऑपरेटिंग में डालते ही उसको ध्यान दें वो कैश है नॉन कैश है। अगर कैश है तो उसको नीचे घटाएंगे, क्यों? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बन रहा है, तो कैश को नीचे भी घटाओगे। अगर नॉन कैश है तो केवल यहीं डाल के छोड़ दोगे, तो गुडविल रिटर्न ऑफ को यहीं डाल के छोड़ देते हैं।
वहाँ या तो असेट्स में आपको इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल कह के दी होगी, वहाँ भी दी हो सकती है। वहाँ अगर बढ़ रही है तो परचेज कह के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में डालो। ठीक है, इतना समझ आया होगा। इसके बाद आप देखिए नॉन करेंट असेट्स में कुछ दे रखी होंगी। नॉन करेंट असेट्स, करंट असेट्स तो हम कर चुके हैं ऊपर ही काम पहले। नॉन करेंट असेट्स में देखिए क्या हमने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे चल रहे हैं, तो वहाँ अगर कुछ एक आध चीज़ दे रखी हैं उनका भी इंक्रीज डिक्रीज देखिए। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में अगर पैसा वहाँ इंक्रीज हो रहा है तो पैसा जा रहा है। भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेमेंट करके ही इन्वेस्ट होती है। फाइनेंस बढ़ती है, पैसा जुटता है फाइनेंस में। इन्वेस्ट में पैसा जाता है, फाइनेंस में पैसा आता है। ऐसा कब होता है, जब बढ़ रही है। जब फाइनेंस बढ़े तो पैसा आ रहा है, प्लस है। जब इन्वेस्टिंग है तो पैसा जा रहा है, बढ़ रही है तो जा रहा है, माइनस है। ठीक है, सेम वही बात से याद रहेगा। ये कौन सी, जीना सच या मरना सच? लाइबिलिटीज सच है। लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो हमेशा बढ़ेंगी, बढ़ रही हैं तो प्लस है। यहाँ भी असेट्स बढ़ रही हैं तो पैसा जा रहा है, माइनस है। नियम जो होता है वो एक जगह लागू नहीं होता है, वो नियम तभी कहलाता है जब वो हर जगह लागू हो। ऐसा कोई नियम नहीं है जो नियम है और वो कहीं कुछ लगता है, कहीं कुछ लगता है, कहीं बदल जाता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला भाई जो एक जगह कहीं और है, एक जगह कुछ और है? फॉर्मूले चेंज नहीं होते, नियम चेंज नहीं होते। लॉज प्रिंसिपल्स नेवर चेंज, सिद्धांत कभी नहीं बदलते। अब देखिए हम बैलेंस शीट के बिल्कुल नीचे तक पहुंच गए हैं, कंप्लीट हमने पढ़ ली है बैलेंस शीट। एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई एक आधी छुट्टी हो तो उसको पढ़ के इस्तेमाल कर लें। एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ये भी करंट लाइबिलिटी में दिखता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने कहा था बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ प्रोविजंस को छोड़ देंगे, तो करंट लाइबिलिटी में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको कैश इक्विवेलेंट से घटाएंगे। और प्रोविजंस हैं तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हो गया, ये इसकी BDCD डालो इधर खाता बना के। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का खाता अभी मैंने आपको बता दिया है फिक्स्ड असेट्स के साथ। अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को समझ लीजिए। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी एक लाइबिलिटी है, उसकी BD भी क्रेडिट होगी और CD डेबिट होगी। अब एडजस्टमेंट में दो बातें हो सकती हैं। एडजस्टमेंट में या तो टैक्स पेड दिया होगा या टैक्स मेड दिया होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट की BD क्योंकि क्रेडिट साइड होती है तो वो खाता बढ़ेगा उसी साइड और घटेगा डेबिट साइड। तो बताइए टैक्स पेड करने से ये खाता घटेगा या टैक्स मेड करने से ये खाता घटेगा? टैक्स पेड करने से घटेगा। जितना भी प्रोविज़न था उसमें से टैक्स पे कर दिया, अब कम रह जाएगा प्रोविज़न। अच्छा, इसका मतलब टैक्स मेड करने से प्रोविज़न बढ़ता है। तो अगर टैक्स पेड दिया है उसे डालें डेबिट साइड में, टैक्स मेड निकल जाएगा। अगर टैक्स मेड दिया है उसे डालें क्रेडिट साइड में, टैक्स पेड निकल जाएगा। दोनों बहुत काम के हैं। जो प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड है, क्रेडिट साइड जो डाला है, ये जाएगा वहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में। जो चार चीज़ें जुड़ती हैं याद आ रहा होगा, वहाँ प्रोविज़न फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र, डिविडेंड दिया, प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया, वो वहाँ जाएगा। और टैक्स पेड कहाँ जाएगा? टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस होता है फाइनल आंसर आने को। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब कैश जनरेटेड निकल जाए, इतना कैश जनरेट किया, उसमें से टैक्स पेड घटा दो।
घटा दो तो क्यों घटा दो? क्योंकि वो पिछले साल का इस साल पे किया है, इसलिए घटा दो, तो कैश फ्लो हमारा ओरिजिनली उतना आ जाता है। दूसरी बात, अगर एडजस्टमेंट में टैक्स पेड भी नहीं दिया है, टैक्स मेड भी नहीं दिया है, तो हमारी बीडी और सीडी तो दी है, तो केवल बीडी और सीडी को खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर बीडी सीडी को वहीं समझो। जो ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का क्लोजिंग है वही तो ओपनिंग है, इस साल का कुछ और है। पिछले साल का जो ओपनिंग है उसे टैक्स पेड करना है, जो इस साल का है वो टैक्स मेड है। तो सिंपल सी बात, जो ओपनिंग है वो टैक्स पेड है, वो अब नीचे लास्ट में घटेगा, कैश जनरेटेड में से टैक्स पेड ओपनिंग घटेगा, क्योंकि पिछले साल का पेड करेंगे। इस साल जो 24 का है वो टैक्स मेड है, वो ऊपर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स बन रहे हैं, अभी टोटल कुछ नहीं करना है, सबको खुला छोड़ो, रख डालते जाओ, बस डालते जाओ। और मज़े की बात बताऊं आपको, इन सारी वर्किंग नोट्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सीधे डालते जाइए। कैसे? आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपने यहाँ निकाल लिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 4 चीज़ें जोड़नी है: प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का ध्यान रखना, अगर पिछले साल का है तो इस साल पेड है, बिल्कुल डिविडेंड की तरह, और अगर इस साल का है तो वो मेड है। टैक्स को पेड और मेड दो नाम से जानेंगे। जो टैक्स पेड है वो हम एट लास्ट अभी ऑपरेटिंग में घटाएंगे एट लास्ट, लेकिन जो मेड है, टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स जो मेड है वो वहां जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 4 चीजें यहाँ जोड़ते हैं। क्या क्या? इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैंने आपको चारों चीजें याद बताई थी अभी कि क्यों जोड़ते हैं इनको। एक चीज घटाएंगे, रिफंड ऑफ टैक्स। इनमें से हो सकता है 5 दी हो, या हो सकता है कोई नहीं भी दी हो। 2 दी हैं तो 2 इस्तेमाल करें, 5 दी हैं 5 इस्तेमाल करें, आप पा जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आ गया, अब आपको देखिए मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखवाए हैं इकट्ठे, उनको सारे वहां छाप दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखो और जितने हैं उनको वहां लिखो, उनका टोटल करके बाहर करो, उसमें ऐड करके लिखो अमाउंट कितनी है। अब जो अमाउंट आई, नीचे डबल लाइन बिल्कुल नहीं करना, डबल लाइन वहीं करना जहां मैं बताऊंगा। अब जो आ गया है उसमें अब आप क्या करेंगे? लेस में अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनकम्स में आई है हमारे, तो वहां से इकट्ठे वहां पहुंचा दें और लेस कर लें उसमें से। जब लेस करके अब जो आएगा उसमें भी डबल लाइन नहीं करेंगे। अब जो आया है वो क्या आया है? वो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस निकालने हैं। वर्किंग कैपिटल किससे बनती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से। तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस निकालने के लिए हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के, वो मैंने 2 वर्किंग नोट बनवाए थे, एक ऐड और एक लेस, वो पूरे पूरे उठा के यहाँ डालिए। ऐड है तो ऐड, लेस है तो लेस, इनका इस्तेमाल करके अब जो आया वो क्या आया? वो आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप क्या करेंगे? लास्ट काम है इसका, इसमें टैक्स पेड घटा दें। ठीक है, और टैक्स पेड मैंने आपको बताया था, वहां हो सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स में बीडी और सीडी दी है, जो बीडी है वही यहाँ टैक्स पेड होगी, और जो सीडी है वो वहां ऊपर प्रोविजन कह के चली जाएगी। गॉट इट? ये जो आ गया ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया।
आंसर आ गया जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी निकल गई है। अब ध्यान रखना, ये प्लस में आई है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, अगर ये माइनस में आई है तो ब्रैकेट में लिखना इसकी अमाउंट को, और कैश फ्लो नहीं, कैश यूज्ड इन, कैश फ्लो फ्रॉम नहीं, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस बैलेंस आ गया है, इसको डबल लाइन कर दें। ये ए आ गया है, जो हम ए निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका आंसर ये आ गया है। अब आ जाइए बी में। बी होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो जो नीचे वर्किंग नोट अभी करवाया था कैश फ्लो फ्रॉम, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी उठाकर एज इट इज यहां लाइए, पूरी छाप दीजिए और छाप कर टोटल कर लीजिए इसका, ये जो आ गया ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ये प्लस है तो कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस है तो कैश यूज्ड इन, दैट्स इट। लास्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सी, अभी वर्किंग नोट बनवाया है, किस काम आएगा जी, उठा के छापिए, आ गया, इसको भी डबल लाइन में लिखिए। नाउ फाइनल लास्ट, वहां आपने लिखना है नेट कैश फ्लो या नेट कैश यूज, डिपेंड करता है। आप यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऑपरेटिंग का जो टोटल है वो ए हो गया, इन्वेस्टिंग का जो टोटल है वो बी हो गया, फाइनेंसिंग का जो टोटल है वो सी हो गया। ए बी सी तीनों जोड़कर फाइनल अमाउंट वहां लिखिए, वो प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है, वो कैश फ्लो है या कैश यूज्ड है, वहां लिखिए नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो लिखिए उसे। लास्ट स्टेप, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है भाई 23 का, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस होगा ना, करंट असेट्स जितनी भी कैश इक्विवेलेंट रह गई थी, कैश इक्विवेलेंट छोड़ के मैंने कहा था बाकी जितनी है उनका इंक्रीज डिक्रीज डाल लो वहाँ प्लस माइनस में, जो बच गई है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। पढ़ बहुत अच्छे से लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनको ऐड करिए जितने भी हैं, और ध्यान रखिए कहीं करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है तो उसे उसका ओपनिंग से घटा लेना, घटाना ही होता है, ठीक है, जोड़ना नहीं। क्यों, जो असेट्स हैं वो जोड़ लो, जो लाइबिलिटी का है ओवरड्राफ्ट उसे घटा लो, उसको घटा के ओपनिंग का एक बैलेंस आ जाएगा और क्लोजिंग का एक बैलेंस आ जाएगा, वो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ध्यान रखना, ओपनिंग का कैश इक्विवेलेंट इस फाइनल आंसर में ओपनिंग का कैश इक्विवेलेंट जोड़िए, जोड़कर जो आंसर आएगा वो आपके इसका क्लोजिंग का जो कैश बैलेंस है ना वो आना चाहिए। तो आंसर तो हमें पहले ही पता चल जाता है, आंसर पहले ही आंसर निकल जाता है। कैसे, आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, आप किसी भी चीज की कितना डिफरेंस है कैसे पता कर सकते हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग घटाएं। कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, भाई क्लोजिंग से ओपनिंग घटता है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टोटल अमाउंट आई है उसमें क्लोजिंग जोड़कर ओपनिंग आंसर आता हो, ऐसा भी कई बच्चे सोचते हैं। तो याद रखना, हमेशा ओपनिंग जोड़ा जाता है और ओपनिंग जोड़कर क्लोजिंग आ जाती है। बोले याद कैसे रखें, बहुत आसान है याद रख पाना। मान के चलिए मेरा पिछले साल का 1 लाख रुपए था और इस साल का क्लोजिंग 1.5 लाख हो गया है, इसका मतलब मैंने 50,000 का इनफ्लो हुआ है, 50,000 आया है, तो मेरा आंसर 50,000 आना चाहिए। अगर पिछले साल 2 लाख था ओपनिंग और इस साल 1.5 लाख दिख रही है क्लोजिंग, इसका मतलब मेरा 50,000 रुपया माइनस हो गया है, तो आंसर क्या आना चाहिए, नेट कैश यूज्ड। इतना उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के आंसर आ चुके होंगे। ओनली इफ दैट्स द केस यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यही इल्तिजा है आप लोगों से।